हेलो दोस्तों, हिस्ट्री LTGIC प्रवक्ता के अंतर्गत आपका स्वागत है दोस्त। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मित्र कुछ स्मरणीय बिंदु जो कि गुप्त काल से है। तो गुप्त काल का चैप्टर दोस्त समाप्त हुआ। आगे हम लोग अब देखेंगे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं दोस्त कि प्रमुख सार क्या रहा है, चंद्रगुप्त और गुप्त वंश की प्रमुख सार क्या है। जो मेन बिंदु है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। तो गुप्त काल के कुछ स्मरणीय बिंदु जो याद रखने योग्य हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। गुप्त प्रशासन का स्तरीय विभाजन तथा उसके सर्वोच्च अधिकारी का ब्यूरो निम्न प्रकार है। तो देश अधिकारी कौन था? तो देश गोरना या गोपत्री था। तो भुक्ति को ऊपरी अधिकारी था, विषय का विस्पति अधिकारी था, और पेठ जो इकाई थी उसका पेठपति अधिकारी होता, ग्राम का ग्रामपति या महत्तर अधिकारी होता था। गुप्त काल से ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। गुप्त शासक समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का प्रेमी था। दोस्त आगे देख लेते हैं मित्र। आगे उसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई। स्मिथ महोदय ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो ये स्मिथ महोदय ने कहा है। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। तो गरुड़ जो था वो राजकीय चिन्ह था गुप्त वंश का। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि गुप्तों की राजाज्ञाएं गरुड़ मुद्रा में अंकित हुआ करती थी। सुदर्शन झील के निर्माण और जोड़धार से संबंधित विवरण दोस्त। चंद्रगुप्त मौर्य अधिकारी जो था वो पुष्यगुप्त था। अशोक के शासनकाल में दुशासक अधिकारी था दोस्त। रुद्रदामन के समय सुविशासक था और स्कंदगुप्त के समय चक्रपाली। तो ये विभिन्न राजाओं के प्रमुख अधिकारी थे जो कि सुदर्शन झील का निर्माण और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो चंद्रगुप्त के समय जो अधिकारी था वो पुष्यगुप्त था। अशोक के समय अधिकारी जो था सुदर्शन झील का निर्माण करने वाला वो दुशासक था। रुद्रदामन के समय सुविशासक था। और स्कंदगुप्त के समय चक्रपालिक था। गुप्तों के कार्यकलाप का मुख्य प्रांगण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की उर्वरा भूमि थी। गुप्तों की आरंभिक मुद्राएं उत्तर प्रदेश से ही मिली हैं। आगे देख लेते हैं भैया। आगे गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। गुप्त काल में उर्वरा भूमि उभरा दूसरा महत्वपूर्ण सामांतिक लक्षण है। पुरोहितों और प्रशासकों के क्षेत्र विशेष में कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दिया, जिसे ग्राम दान कहते हैं। इस प्रथा का आरंभ सातवाहनों के दक्कन में मिलता है। गुप्त साम्राज्य में ग्राम समूह की छोटी इकाई पीठ को कहते थे, जिसका उल्लेख संक्षोभ के खोह अभिलेख में मिलता है। अर्थशास्त्र में राजा को भूमि का मालिक माना गया है। इनके अतिरिक्त मनु और गौतम ने भी राजा को भूमि का अधिपति बताया है दोस्त। आगे देख लेते हैं मित्र। भाग कर का उल्लेख अर्थशास्त्र में भोग कर का उल्लेख हुआ है। मनुस्मृति तथा हर्षचरित में हुआ है। याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की वकालत की है। बृहस्पति तथा नारद ने कन्या को पुत्र के समान माना है। कात्यायन ने पत्नी को धनहरी संपत्ति प्राप्त करने वाली कहा है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद स्मृति में मिलता है दोस्त। इस स्मृति में दासों की सबसे लंबी सूची मिलती है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वोत्तम अधिकार होता था। इसके बाद उसकी कन्याओं के अधिकार का विधान था। आगे देख लेते हैं मित्र। सर्वाधिक भूमि अनुदान गुप्त काल में दिया गया। गुप्तों
ने ही सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें जिन्हें अभिलेखों में दीनार कहा गया। निगम पुगड़ श्रेष्ठी गुप्त काल में व्यापारियों शिल्पियों के संगठन थे। गुप्त काल के निगम व्यापारी संगठन की प्रतिनिधि को नैगम कहा जाता था। तो आइए कुछ प्रमुख अधिकारियों को जान लेते हैं। और दोस्तों, कुछ प्रमुख अधिकारी व्यापारिक अधिकारी कौन थे? सार्थ व्यापारियों का समूह था। सार्थवा व्यापारियों का प्रधान था। निगम व्यापारी समिति का या संगठन था। श्रेष्ठी निगम का प्रधान था। त्रियद सीरीन या सीरीन गुप्त काल में बटाई पर खेती करने वाले किसान थे। अर्धीक पराशर स्मृति के अनुसार फसल बटाई करने वाली एक पृथक जाति थी तथा कुशीद वृत्त को वैश्यों का व्यवसाय बताया गया है। आगे देख लेते हैं भैया। नारद तथा पराशर स्मृतियों में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। दोस्त, गुप्त काल की शिल्पी कला जन्म विशेषतः गुप्तकालीन शिल्प कला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित है। गुप्तकालीन नाटकों की दो प्रमुख विशेषताएं थी। वे मुख्यतः प्रेम प्रधान तथा सुखांत होते थे। नाटकों में उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र तथा स्त्रियां प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। आगे देख लेते हैं भैया। आगे रामायण तथा महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में ही हुआ था। दोस्त, महात्तर उत्तरी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों ग्राम वृद्ध व मुखिया लोगों का वर्ग था। गुप्त काल में चीनी रेशम की चिनांशुक तथा रेशों की निर्मित कपड़ों का दुकुल कहा जाता था। भारत में पूर्वी तट स्थित भड़ौच भी प्रमुख बंदरगाह था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। इस काल में चीन के साथ भारत का व्यापार उन्नत अवस्था में था। रेशम का व्यापार मुख्यतः वेजेंटाइन साम्राज्य के साथ होता था। नारद बृहस्पति संहिताओं में क्रेताओं और विक्रेताओं के हितों की रक्षा हेतु अनेक कानूनों का विवरण मिलता है। भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के प्रमुख थी मसाले, औषधि, जड़ी बूटियां, मोती, कीमती पत्थर, चंदन की लकड़ी, सूती कपड़े, नील, हाथी दांत, सीपी, चीनी मिट्टी, रेशमी धागे आदि। आयातित वस्तुओं में प्रमुख थी सोना, चांदी, मूंगा, कीमती पत्थर, टीन, शीशे के पात्र, पटसन के वस्तु आदि। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। आज से गुप्त साम्राज्य समाप्त हुआ, जो कि 8 क्लासों में ये समाप्त हुआ है, छोटे छोटे क्लासों में। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगले दिन से अब नेक्स्ट डे से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो LTGIC हिस्ट्री के सिलेबस में होगा। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपके काम का है और आपसे इससे थोड़ा फ़ायदा मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।